Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shan Yusuf. I am here to teach you physics class 9th. आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसके एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेडरल बोर्ड के लिहाज से। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं कि हाउ फिज़िक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िज़िक्स किस तरह अहमियत रखती है। अगर हम निगाहें डालें तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। तो फिज़िक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनी फील्ड्स जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी में है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी फ़िज़िक्स के रूल्स के ऊपर बना हुआ है और उसके रूल्स को इस्तेमाल करता है। इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट आता है। और स्मार्टफ़ोन में भी ये फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर ये काम करता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर का कंसेप्ट आता है कि रेडियो वेव्स के ज़रिए सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं। और टेलीविज़न में भी फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। MP3 प्लेयर जो हम ऑडियो सुनते हैं MP3 प्लेयर से, उसमें भी ये फ़िज़िक्स इन्वॉल्व होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम बात करें तो उसमें है कार, ट्रेन, बाईसाइकिल एंड एरोप्लेन जो हमारे सफ़र को बहुत ही कम बना देते हैं। पहले ज़माने में लोग जो जानवरों पे सफ़र करते थे या पैदल चलते थे, अब जो है ये ट्रेन और एरोप्लेन के ज़रिए हम कई जो है वो दिनों का सफ़र मिनटों में कर सकते हैं। तो इसमें भी फ़िज़िक्स अप्लाई की जाती है। उसके बाद मेडिकल के फील्ड के अंदर भी ये फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। MRI, CT स्कैन, एक्स-रेज़ एंड अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, इनको हम इस्तेमाल करके डॉक्टर्स जो है वो कोई किसी भी बीमारी का आसानी से वो इलाज कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आपने आंसर करना है कि बिल्कुल सिंपल है। कि उसके बाद है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट योर एज इन मिनट्स एंड सेकंड्स। इसमें आप अपनी एज को मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है, एस्टिमेट करना है, अंदाज़ा लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी एज कितनी है। तो जो आप पहले पॉइंट आउट करेंगे कि आप कितने ईयर के हैं। तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि सपोज़ कि माई एज इज़ 15 ईयर। फ़र्ज़ करें कि हम मेरी 15 साल की जो है उम्र है। उसमें जो है वो ईयर को हम डेज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 365 डेज़ होते हैं 1 ईयर के अंदर। तो 15 को 365 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद 1 डे के अंदर 24 आवर होते हैं। तो 24 आवर के साथ ये वैल्यू जो है ये हम मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर ये हमारे पास ये आर के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी कि हमारी एज में इतने घंटे हैं। उसको मिनट में कैलकुलेट करने के लिए फिर 60 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन। तो 60 वाली वैल्यू हमारे पास वो मिनट में आ जाएगी जो भी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद जो है ये अब हमारे पास ये मिनट्स आ गए हैं कि 15 ईयर के इतने मिनट्स बनते हैं। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अब मिनट की अगर बात करेंगे तो यहाँ तक ये जवाब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो कि इसमें सेकंड्स भी साथ पूछे गए हैं तो इसलिए हम इसी ही जवाब को 7, 8, 8, 4, डबल ज़ीरो और ज़ीरो मिनट को 60 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 60 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 473040000 सेकेंड। ये सेकंड्स में हमारे पास जवाब आ गया। तो आपने मिनट में और सेकंड दोनों में इसका आंसर करना है। और साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे तो आप ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसका पॉइंट अप्लाई करना है। पॉइंट अप्लाई करने के बाद आगे पॉइंट के बाद देखेंगे कि कितने डिजिट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगेगा 4 और 7 के बाद पॉइंट अप्लाई होगा। और 7 के बाद आगे डिजिट्स काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स हैं। जितने डिजिट्स होंगे हमारे पास यहाँ पे 8 डिजिट आते हैं। तो 8 डिजिट की हम पावर बना देंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट बेस क्वांटिटीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन दीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फोर्स, प्रेशर, पावर, चार्ज, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। इसमें वो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बेस और डिराइव्ड में बेसिक डिफरेंस आना चाहिए कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर सिंगल क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज़ सिंगल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो दूसरी मिकदारें बनती हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर मल्टीपल ऑफ बेस क्वांटिटीज़
विच आर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटीज़ के अंदर बहुत सारी बेस क्वांटिटीज़ मिल के जो है वो डिराइव क्वांटिटीज़ को बनाती हैं। तो हमसे पूछा गया है कि फोर्स में कितनी बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हमें फोर्स का ऐसा यूनिट का पता होना चाहिए कि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। इसमें kg को अगर हम बात करें तो kg मास का ऐसा यूनिट है, और m जो है इसमें ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये लेंथ का ऐसा यूनिट है, और सेकंड जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए इस फोर्स के अंदर हमारे पास मास, लेंथ और टाइम, ये 3 बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और प्रेशर की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी इसका ऐसा यूनिट का पता होना चाहिए। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, और प्रेशर इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्ट ऑन यूनिट एरिया। और इसके अंदर भी केजी, मास और ये टाइम, ये 3 वैल्यूज़ इस्तेमाल की जाती हैं। इसका ऐसा यूनिट हमारे पास ये है, तो मास, लेंथ, टाइम ये इसकी बेस क्वांटिटीज़ होगी। इसी तरीके से हमारे पास पावर आता है। पावर का ऐसा यूनिट है वाट, और वाट के अंदर 1 वाट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आती है केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। तो पावर का अगर फार्मूला आप बताएं तो वो भी होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। इसी के साथ इसके अंदर जो बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है, इसमें भी ये केजी मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम जो है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद ये सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली 3 बेस क्वांटिटीज़ मास, लेंथ और टाइम इसके अंदर शामिल है। चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रिक, ये चार्ज का ऐसा यूनिट है, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट के लिहाज से हम इसका ऐसा यूनिट बताएंगे, एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। और एम्पेयर जो है ये करंट का ऐसा यूनिट है, और एस जो है वो सेकंड का ऐसा यूनिट है। तो अमाउंट ऑफ करंट और टाइम, इसके अंदर 2 ये बेस क्वांटिटीज़ शामिल की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट prefix micro is 1000 times smaller than prefix milli। मिली जो माइक्रो है वो मिली से 1000 टाइम्स स्मॉलर है। इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स माइक्रो की कितनी वैल्यू होती है और प्रीफिक्स मिली की कितनी वैल्यू होती है। तो 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6, और 1 मिली इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3। ये माइक्रो की वैल्यू आ गई ऊपर -6, और -3 हमारे पास मिली की वैल्यू है। तो हमने इसको प्रूव करना है कि माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स। तो फ्रॉम माइक्रो वी नो डैट कि 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6। और आफ्टर स्प्लिटिंग के मिली बनाना है, तो मिली के लिए हम यहाँ पे ये 10 की पावर इस जगह पे ये 6 है, तो इसको हम 3 के साथ एक्सपेंड कर देंगे, और एक को 10 की पावर 3 बना देंगे और दूसरी को भी 10 की पावर 3 बना देंगे। तो फिर इसको स्प्लिट कर रहे हैं हम, ताकि हम इसको मिली में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकें। तो इसमें से 10 की पावर 3 में से एक की जो वैल्यू है वो 10 की पावर -3, उसको हम मिली कंसीडर कर लेंगे। तो इसकी एक 10 की पावर 3 की जगह पे मिली आ जाएगा, और एक 10 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगी। तो अब 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 और मिली के बराबर हो जाएगी। और हम इस 10 की पावर 3 को जब इज इक्वल्स टू के इस साइड पे लेकर आएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस में हमारे पास ये पावर एक्सचेंज हो जाएगी, और फिर ये था इस 1 मिली इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रो हम यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि जिसके ऊपर 10 की पावर 3 होती है, और वो 10 की पावर 3 हमारे पास ये मिली बनाती है, और 1 मिली इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रो। तो इसलिए हम यहाँ पे ये प्रूव कर देंगे कि देयरफॉर माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम अब डिस्कस करते हैं कि जस्टिफाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और एनर्जी एक स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट और इसमें वेक्टर और स्केलर का डिफरेंट बेसिकली आपको आना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, but in scalar quantity there are only magnitude are required for the scalar quantities and no specific direction। तो ये
एनर्जी एक स्केलर है, इसके बारे में हम यहाँ पे ये इसको जस्टिफाई करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए एनर्जी को स्केलर कंसीडर किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिबर। याद रहे कि दोनों ही लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि वर्नियर कैलिबर जो है वो मीटर रूल से ज़्यादा बेहतर रीडिंग हमें देता है और स्क्रू गेज वर्नियर कैलिबर से ज़्यादा बेहतर रीडिंग देता है। और वो क्यों देता है उसकी रीज़न भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन वाई, इसके हमने रीज़न बतानी है कि स्क्रू गेज जो है वो क्यों वर्नियर कैलिबर से बेहतर रीडिंग हमें प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर है कि स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिबर बिकॉज ऑफ द स्मॉलर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, क्योंकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिबर से बहुत ही छोटा होता है, स्मॉलर होता है, इसलिए ये बेहतर रीडिंग हमें प्रोवाइड करता है। तो दोनों में से वर्नियर कैलिबर और स्क्रू गेज, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में से स्क्रू गेज जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग हमें प्रोवाइड करता है। स्क्रू गेज हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm, और अगर हम इसको लीस्ट काउंट में डिस्कस करें तो वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में इसका लीस्ट काउंट आ गया। एंड वर्नियर कैलिबर हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में कंसीडर करें तो ये 0.01 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे देखें कि लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिबर का हमारे पास 0.1 mm है, और वर्नियर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट 0.01 mm है, तो ये स्मॉलर है। दैट इज़ वाई इट गिव मोर प्रिसाइज रीडिंग देन वर्नियर कैलिबर। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच में आपने डिफरेंस करना है इसमें। तो सबसे पहले हमें स्टॉप वॉच का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्टॉप वॉच। तो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्टॉप वॉच। देयर आर टू टाइप्स, नंबर 1 मैकेनिकल एंड नंबर 2 डिजिटल स्टॉप वॉच। इनकी कंस्ट्रक्शन और इनके लीस्ट काउंट की वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि इट हैज़ 2 सर्कुलर डायल्स। मैकेनिकल स्टॉप वॉच के अंदर 2 सर्कुलर डायल्स होते हैं, और अगर हम डिजिटल की हम बात करें तो उसमें है कि इट हैज़ नो डायल्स बट आ स्क्रीन। इसके ऊपर ये स्क्रीन है क्योंकि स्क्रीन के ऊपर ही वो सारे डिजिट्स हमें नज़र आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड इसका पॉइंट है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच का कि इट हैज़ वन नॉब विच यूज्ड फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द स्टॉप वॉच। इसके ऊपर 2 नॉब होते हैं, जब उसको एक दफ़ा नॉब को जो है वो प्रेस किया जाता है, टाइम स्टार्ट हो जाता है मेजर होना, और उसके बाद उसी ही नॉब को हम दोबारा वो प्रेस करते हैं तो वो टाइम रुक जाता है। और फिर इसका रीसेट का एक अलग बटन होता है, फिर उसको उससे स्टॉप वॉच को दोबारा रीसेट किया जाता है। डिजिटल स्टॉप वॉच की अगर हम बात करें तो इट हैज़ 2 बटन्स। 2 इसके बटन्स होते हैं। लेफ्ट बटन इज़ यूज्ड फॉर स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स द टाइम। जो लेफ्ट बटन होता है वो उस स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वाइल राइट बटन इज़ यूज्ड फॉर रीसेट, और जो राइट साइड पे बटन होता है उसका वो उस मेजरमेंट को दोबारा ज़ीरो करने के लिए, यानी कि रीसेट करने के लिए, कि दोबारा हम उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसको रीसेट करेंगे। मैकेनिकल में 1 नॉब होती है और डिजिटल में 2 बटन्स होते हैं। उसके बाद इसका मेन जो डिफरेंस है वो लीस्ट काउंट का है। ये आपने लाजमी इसके अंदर मेंशन करना है कि लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज़ 0.1 सेकेंड, बट द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच इज़ 0.01 सेकेंड। तो ये 1/10 पार्ट्स इस टाइम का मेजर कर सकते हैं, और ये सेकंड का 1/100 पार्ट जो है उसको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसमें स्टॉप वॉच में और डिजिटल स्टॉप वॉच में बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 8 है कि
क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि हाउ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड स्टोन। इरेगुलर शेप्ड स्टोन हो और या तो एक ऑब्जेक्ट हो, उसका हम मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करके कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये यूनिफॉर्म शेप्ड का होता तो उसके लिए हम मीटर रोल या हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है। इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के लिए मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। तो मेजरिंग सिलेंडर एक ट्रांसपेरेंट गिलास की शेप की तरह होता है जिसके ऊपर मेजरमेंट्स लगी हुई होती हैं। तो उसके अंदर क्या सबसे उसका प्रोसीजर है कि किस तरीके से वो वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि टेक सम वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को वर्टिकली अपवर्ड एक लेवल सरफेस पे ऐसे रखें, रखने के बाद उसके अंदर ये पानी डालें और फिर उस पानी के लेवल को नोट करें। नोट द वॉल्यूम वी आई ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। उस सिलेंडर के अंदर जो इनिशियल वॉल्यूम होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे और वो नोट कर लेंगे कि कितना है। लोअर द इरेगुलर शेप्ड स्टोन इनटू द सिलेंडर। तो फिर उसके अंदर हम एक जिस ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं उसका हम उसके अंदर ये वॉल्यूम उसको इमर्स्ट करेंगे, पानी के अंदर डबो देंगे। फिर पानी का लेवल इंक्रीज़ होगा और जब वो पानी का लेवल इंक्रीज़ होगा तो उस पानी के लेवल का वॉल्यूम हम दोबारा जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। नोट द वॉल्यूम वी एफ ऑफ वाटर अगेन। उसका दोबारा आपने वो वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम वी एफ का मतलब ये है कि आफ्टर इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट poured into the water, और वी आई का मतलब ये है कि वो वॉल्यूम बिफोर द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन द वाटर। कि ये पहले होगा कि हम उस ऑब्जेक्ट को वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं लिक्विड का के बगैर, सॉलिड उसके अंदर डाले, और ये क्या होगा कि सॉलिड डालने के बाद उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। और एंड इक्वेशन क्या होगा कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम है। द डिफरेंस इन टू लेवल्स ऑफ वाटर गिव्स वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप। इरेगुलर स्टोन की हमें जो है वो इरेगुलर वो देगा, तो उसको हम कर लेंगे कि V इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। यानी कि पत्थर को पानी में डालने से पहले जो वॉल्यूम मालूम किया था वो वी आई होगा, और पानी के अंदर पत्थर को डालने के बाद जो वॉल्यूम मालूम करेंगे वो वी एफ होगा। वी एफ में से वी आई की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास उसका एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि what precautions should be kept in mind while taking measurement using measuring cylinder। कि measuring cylinder को इस्तेमाल करते हुए हमें किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना है कि जिससे हमारी वैल्यू अच्छी से अच्छी तरीके से आ जाए, हमें पता चल जाए कि हमारा कोई भी इसमें एरर नहीं है, कोई भी ख़राबी नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि होल्ड द सिलेंडर वर्टिकल ऑन आ प्लेन सरफेस। के प्लेन सरफेस के ऊपर जो है वो एक सिलेंडर को रखा जाए कि सरफेस शुड बी प्लेन। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि कीप आई एट द सम लेवल एज द मिनिस्कस ऑफ द लिक्विड। कि लिक्विड के बिल्कुल अपनी आई के सामने ही उसको मेजरिंग सिलेंडर को रख के वैल्यू को वो मेजर करें, चेक करें कि आपकी रीडिंग जो है वो आपको रीड करने का बेस्ट मेथड यही है कि अपनी आई के सामने ही मेजरिंग सिलेंडर का होना चाहिए। उसके बाद तीसरा इसका पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स शुड बी अवॉइडेड। कि उसके अंदर हम आप सॉलिड डालने के बाद फिर वेट करें कि उसके ये जो बबल्स बन रहे हैं, ये बबल्स जो बन रहे हैं ये रुक जाएं। रुकने के बाद जब ये ख़त्म हो जाएं बबल्स तो फिर आपने वाटर जो मूव करना रुक जाएगा तो फिर आपने उसकी वो रीडिंग लेनी है। उस क्वेश्चन नंबर 4 है रिकॉर्ड द मेजरमेंट केयरफुली। कि आप एहतियात से उसकी रीडिंग को मेजर करें कि ये ना हो कि आपकी मेजरमेंट की वजह से इसके अंदर कोई ख़राबी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है why do we need to consider significant figures और digits in measurements। कि हम क्यों हम significant figures को consider करते हैं अपनी measurement के अंदर जब हमको किसी भी object की length find कर रहे होते हैं या किसी भी object का area या वॉल्यूम फाइंड कर रहे होते हैं, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है या वो क्यों ज़रूरी है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से अपना आंसर लिखें। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स and the first doubtful digits in a measurement is called significant figures। तो significant figures के अंदर हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट अप्लाई करते हैं, पॉइंट अप्लाई करने के बाद हम फिर अपनी वैल्यू को पावर ऑफ 10 में कंसीडर करते हैं।
तो ये एडवांटेजेस हैं कि द ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, द ग्रेटर प्रिसिशंस और एक्यूरेट मेजरमेंट्स, के जितनी ज़्यादा डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे हमारे पास और उतनी ही ग्रेटर एक्यूरेसी मेजरमेंट आएगी, एक्यूरेट रीडिंग हमारे पास आएगी। सिग्निफिकेंट डिजिट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि कितनी जो है ना वो गैर यकीनी ये वैल्यू है, उसके बारे में हमें ये उसका लेवल का पता चल जाता है कि ये दुरुस्त भी है या नहीं है। और फैसिलिटेट एरर्स के बारे में हमें पता चल जाता है। इन श्योर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ये सही तरीके से जो है ना वो हमें पता चलता है कि ये हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। एंड इनेबल क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ साइंटिफिक फाइंडिंग, कि हमें क्लियर एक मेथड मिल जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वैल्यू हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें इस साइंटिफिक मेथड के ज़रिए पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि हाउ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड। तो सबसे पहले आपको रैंडम एरर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वी नो डैट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर हमेशा इंस्ट्रूमेंट के एरर्स की वजह से आता है, या उसका ज़ीरो के एरर्स हों या डिवीजन्स का फ़र्क हो तो उसके ऊपर वो एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। और रैंडम एरर क्या होता है कि बार बार वो वैल्यूज रिपीट होती है, उस एरर को रैंडम एरर कहा जाता है। रैंडम एरर की सबसे पहले आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि रैंडम एरर्स आर अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल एरर्स दैट कैन हैपन इरेगुलरली, कि ये अनप्रेडिक्टेबल होता है कि हमें यकीन नहीं होता कि ये एरर होगा, भाई ये सही या नहीं होगा, और ये कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है। और ये इरेगुलर वैल्यू हमें देता है, कोई भी तरतीब नहीं होती इसकी। दीज एरर्स कैन बी काज्ड बाय फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास वो लेंथ एक ही दफ़ा उस ऑब्जेक्ट की लेंथ हम फाइंड करें तो हमारे पास आती है 15 सेंटीमीटर, और दोबारा जब हम उसकी लेंथ फाइंड करें तो वो हमारे पास आती है 14 सेंटीमीटर, और फिर थर्ड टाइम जब हम उसको लेंथ को मेजर करें तो वो आ जाती है 16 सेंटीमीटर। तो वो बार बार एक ही कंडीशन के ऊपर, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है, उसी एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये एरर आ रहा है, तो इसको रैंडम एरर कहते हैं। रिड्यूस किस तरीके से किया जाएगा? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स एंड यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, के उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट्स ली जाएँ और फिर उनका मीन ले लिया जाता है, और उसके बाद या तो फिर क्या होगा कि बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट लिया जाए जो एक्यूरेट रीडिंग हमें प्रोवाइड करे। आज के लेक्चर का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसिशन क्या है? सबसे पहले हम प्रिसिशन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रिसिशन क्या है। प्रिसिशन रेफर्स टू हाउ कंसिस्टेंट अ मेजरमेंट इज। प्रिसिशन का मतलब ये है कि वो वैल्यू कितनी बार बार रिपीट हो रही है, रेपिटेशंस होती है ये, और एक्यूरेसी नहीं होती, ठीक है। और एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्यूरेसी की डेफिनेशन है, एक्यूरेसी रेफर टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू, कि एक्चुअल वैल्यू के करीब कितनी वैल्यू हमारे पास आई है। कि जस्ट लाइक अगर हम मेजर करना चाहें कि एक हमारे पास बैग है और उसका वेट या उसका मैस जो है वो 15 केजी है, तो हम उसको एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, ठीक है। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर करने के बाद उसका मैस 15 केजी आ जाता है तो वो एक्यूरेट है, तो एक्यूरेसी वो वैल्यू देता है। सेकंड इसका डिफरेंस है कि कैन बी अफेक्टेड बाय रैंडम एरर्स, के इस ये रैंडम एरर्स की वजह से ये प्रिसिशंस आती है, ठीक है, इसके अंदर एरर्स आ जाते हैं। और एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी में है कि कैन बी अफेक्टेड बाय सिस्टमेटिक एरर्स, तो ये सिस्टमेटिक एरर्स की वजह से एक्यूरेसी बनती है। लास्ट इसका हमारे पास पॉइंट है कि इफ़ लेंथ ऑफ आ रॉड कंसिस्टेंटली क्लोज टू ईच अदर सच एज 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर, तो देन इट दीज वैल्यूज आर प्रिसिशन बट नॉट एक्यूरेसी, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल लेंथ इसकी 26 है और बार बार वो रीडिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है 24, 24, 23, तो इसलिए ये आपस में ये रिपीट होने के बाद ये आपस में तो वैल्यूज़ क्लोज हैं, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू के क्लोज नहीं है, तो इसलिए ये प्रिसिशन में कंसीडर की जाएंगी। और एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी में एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है इसकी 26 सेंटीमीटर,
और 26 सेंटीमीटर आती है, तो फर्स्ट टाइम जब हम इसको मेजर करेंगे तो मेजर करने के बाद इसकी 26 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाती है, तो हम इसको एक्यूरेसी में कंसीडर करेंगे, तो ये एक्यूरेसी की एक बेस्ट एग्जांपल है। उम्मीद है आप लोगों को आज का जो है ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि फेडरल बोर्ड के लिहाज से एग्जाम में ये आ जाते हैं अक्सर, तो अच्छी तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है।